हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम लेके आ चुके हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 306। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आप कुछ जरूरी चीजों को मिस कर सकते हो, लेकिन इतनी भी टेंशन मत लेना। लास्ट एपिसोड का एंड वहाँ पे होता है जब डू टियानो उस म्यूशी को एक अटैक में फुटबॉल बना के वापस भेज देते हैं, जो कि शियुन पवेलियन का मेंबर था। ये बंदा एक्चुअली में थंडर वैली के स्पेसशिप के ऊपर अकेले हमला करने आ गया था। अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जो सीन सबसे पहले दिखाया जाता है उसे शियुन पवेलियन के स्पेसशिप का था। इस समय शिप के डेक के ऊपर म्यूशी घुटने टेक के बैठा होता है। इसके सामने होते हैं दो लोग, एक तो उसका फादर म्यू युनफे था और दूसरा होता है एक मिस्टीरियस फिगर। उसका फादर बोलता है, यूजलेस फूल, देख तूने शुरुआत में हमारे लिए कैसी परेशानी खड़ी कर दी है। वो यंग मैन म्यूशी बोलता है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। जिस तरीके से पिछली बार थर्ड अंकल की जान ली गई, मैं सिमुलेशन को कैसे भूल सकता हूँ। इसलिए मैं डोंगजो के स्पेसशिप के ऊपर हमला करके हमारे ऑनर को रिस्टोर करना चाहता था। ये लौंडा जितनी बातें और करता है, इसके फादर के चेहरे के एक्सप्रेशंस और भी डिस्टॉर्ट होते जाते हैं। अब तो नसें भी फूलने लगी थी। उसका फादर म्यू युनफे बोलता है, तो हमारे ऑनर को रिस्टोर करना चाहता है। अगर तब तूने थंडर वैली की लिटिल प्रिंसेस से पंगे नहीं लिए होते तो हमें सिमुलेशन का क्यों सामना करना पड़ता। तू जो कि बस एक 3 स्टार दोषियान है, वो इज्जत को वापस पाने की बात कर रहा है। क्या तू नहीं जानता है कि डू टियानो के सामने तू किसी चींटी से ज्यादा नहीं है। जब वो मिस्टीरियस फिगर देखता है कि म्यू युनफे अपने बेटे के कन्वर्टी में 2-3 रसीद करने वाला होता है, वो आगे बोलते, पवेलियन मास्टर शांत हो जाइए। यंग मास्टर की ऐसी वफादारी पे आपको प्राउड फील करना चाहिए। म्यू युनफे उससे बोलते, म्यूशिन शियुन पवेलियन के सेकंड हेड होने की वजह से तुम अच्छे से जानते हो कि तब पूरा मैटर कैसे क्रिएट हुआ। ये सुन के उस बंदे की आंखें ग्लूमी होने लगी थी। वो एक्सप्लेन करना शुरू करता है, उस 4 कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन के दौरान थर्ड ब्रदर हमें स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए लाए थे। वो साथ में लाए थे म्यूशी को, जिससे वो जीनियस को देख के नई नई चीजें सीख सके। लेकिन आखिर किसने सोचा था कि बच्चा उस थंडर वैली की दुखीफे के लिए तुरंत ही कंट्रोल खो देगा। इसी की वजह से थर्ड ब्रदर ने डू टियानो से मैरिज की बात करी, लेकिन जब दूसरी पार्टी रिफ्यूज करती है तो म्यूशी की जिद की वजह से थर्ड ब्रदर ने कुछ चीजों को अपने हाथ में ले लिया और अंत में जाके जो हुआ वो हमारे सामने है। ऑल्दो स्पेसशिप पे सब जानते थे कि उस मामले में गलती शियुन पवेलियन की थी, लेकिन वैली मास्टर डू टियानो का इस तरीके से खुलेआम थर्ड हेड को एग्जीक्यूट कर देना, ये शियुन पवेलियन के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट थी। वो शियुन पवेलियन का पवेलियन मास्टर म्यू युनफे कुछ गहरी सांसें लेने के बाद बोलता है, रिगार्डलेस हमारी गलती है या फिर नहीं, अब हमारी थंडर वैली से गहरी दुश्मनी हो चुकी है। लेकिन म्यूशी, इस सब के सबसे बड़े जिम्मेदार तुम हो। अपने फादर की बात को सुन के म्यूशी एकदम स्टैंड हो जाता है, लेकिन वो जानता था कि अगर इस समय कुछ बोला तो आज पिटाई जम के हो सकती है, इसलिए वो अपने मुंह को चुपचाप से बंद रखता है। कुछ सोचने के बाद वो पवेलियन मास्टर म्यू युनफे कहता है, अगली बार तुम्हें उनसे लड़ना नहीं है। चिंता मत करो, जिस ह्यूमिलेशन का हमें सामना करना पड़ा है ये इसकी कीमत जरूर चुकाएंगे। इसी के साथ चीजें वैसे शांत हो जाती हैं। खैर, जब भी पूरा इंसिडेंट चल रहा होता है, हम एक एक करके स्पेस टनल में और भी स्पेसशिप्स को अपीयर होते हुए देखते हैं। साफ तौर पे बाकी की फोर्सेस होती हैं जो 4 कॉन्टिनेंट कंपटीशन के लिए इकट्ठा हो रही हैं। इसी मोमेंट में घोस्ट डोमेन के अंदर एक दिल को दिला देने वाला मंजर दिखाई देता है। ये था एक ग्लूमी फॉरेस्ट, चारों तरफ सूखे हुए पेड़ देखे जा सकते थे। ये कैसी जगह थी जहाँ जिंदगी का नामो निशान नहीं होता है। इसी जंगल की गहराई में होती एक टूटी फूटी सी झोपड़ी। हमें एक बहुत पुरानी सी लकड़ी की कुर्सी के ऊपर एक ग्रे हेयर्ड ओल्ड मैन को बैठे हुए देखते हैं। दूर से देखने पे बुड्ढा बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन जब उसकी उड्डल आंखें खुलती हैं अचानक से सब कुछ थम जाता है। पूरे स्पेस को ढकता है एक ओवरवेलमिंग प्रेशर। वो बुड्ढा कहता है, हेंचानमो, जैसे मर जाना चाहिए था, वो एक्चुअली में कैप्चर हो गया। हॉल मास्टर ने पहले ही कहा था कि हम 5 सोल गार्ड्स, 12 वेनरेबल्स, इविल रेस के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन चियानमो और चियानमो, तुम सच में सुनते नहीं हो, और अब देखो तुम्हारी दखल अंदाजी की वजह से हमारी दोनों फोर्सेस को इतना भारी नुकसान हुआ है। खैर, जहाँ तक बात रही सिन ऑर्गेनाइजेशन और इविल रेस की, ये अपना संभाले। अब हमारे सोल हॉल को और इन्वॉल्व नहीं होना है। जब वो वॉर शुरू होगा हम चुपचाप से सोल्स को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि अपनी ताकत को बढ़ाने का वही सबसे अच्छा समय है। इतना कहने के बाद वो बुड्ढा एक सिनिस्टर सी आवाज में हंसने लगता है। जो सोल फोर्सेस की बॉडी से रेडिएट हो रही थी, वो जान को न जाने कितना पीछे छोड़ चुकी थी। इवन डू टियानो भी इससे कमजोर थे। जहाँ तक बात रही इसकी पहचान की, इसके बारे में गैस करना कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं होना चाहिए। इस जर्नी को हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अब कंपटीशन में 1 महीना कम हो गया होता है, क्योंकि शियुन पवेलियन को भी सबक सिखा दिया गया था। डू टियानो स्पेसशिप की सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। आगे की जर्नी काफी स्मूथ रहती है। आखिरकार एक ग्रुप सेफली कंपटीशन की साइड पे पहुंच जाता है। जो सीन हमारे सामने पेश होता है वो एक बड़े से हॉल के अंदर का था, जहाँ डिसाइपल्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं, वैली मास्टर ने हमें यहाँ क्यों इकट्ठा किया। इसके जवाब में लोग अपने सर को हिलाते हैं। वो कहते हैं,
वैली मास्टर के अपने रीजंस होंगे। ये बातें कुछ और मिनट तक चलती रहती हैं। फाइनली सुनाई देती है वैली मास्टर टू टियानोंग की आवाज, जो सबको शांत रहने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं मैंने आप सबको यहाँ पे इसलिए इकट्ठा किया है जिससे कुछ जरूरी जानकारियां शेयर करी जा सके जो कि आने वाले कंपटीशन के रिगार्डिंग होंगी। आप सब हमारी डोंगजो की यंगर जनरेशन के टॉप टैलेंट्स हो, इसलिए सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस कंपटीशन को जिस जगह पे हेल्ड किया जा रहा है उसे कहा जाता है टियानमिंग माउंटेन विला। इस नाम को सुन के लोगों की भौएं उड़ गई थी। म्यू के दोहराता है टियानमिंग माउंटेन विला। डू टियानो एक्सप्लेन करते हैं हाँ, ये टियानमिंग विला चारों कॉन्टिनेंट्स के सेंट्रल रीजन की गहराइयों में है। ये एक बहुत बड़ी पहाड़ों की श्रृंखला है जहाँ हेवन और अर्थ की एनर्जी का स्तर कुछ अलग ही होता है, लेकिन इसे जो चीज सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है वो है एक सी ऑफ डस्ट। ये सुन के जान के चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी अजीब हो जाते हैं। वो ऑकवर्डली कहता है क्या इन पहाड़ों को समुद्र ने ढक रखा है? वैली मास्टर बोलते हैं हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, ये टियानमिंग विला सच में सी ऑफ डस्ट से ढका हुआ है। ये कंफर्म होती हुई सुन के जियान के चेहरे पर चिंता और बढ़ गई थी। उसका डोमिनेंट है फायर एटीट्यूड। अगर ये पहाड़ों की श्रृंखला पानी से भरी रहती है तो क्या वहाँ पे वो कमजोर नहीं हो जाएगा? लगता है वैली मास्टर उसके ऊपर खास ध्यान दे रहे थे। वो अपने सर को हिला के बोलते हैं नहीं, ये सी ऑफ डस्ट कुछ ज्यादा ही डेंजरस है, इसलिए इसे एक शील्ड से दूर रखा जाता है। ये कंपटीशन अंदर होगा। खैर बातें तो कुछ और बताई जाती हैं, बट ऑफ कोर्स इनके बारे में हम तब जानेंगे जब एक्चुअल कंपटीशन शुरू होगा। डू टियानोंग को सबको यहाँ पे बुलाने का कारण ये था कि वो चाहते थे कि लोग हालात और कंपटीशन ग्राउंड को अच्छे से समझे। ये भले डोंगजो की टॉप टियर एलिट्स हो, तब इन्हें 4 कॉन्टिनेंट्स की सेटिंग के बारे में काफी कमी पता होगा। वो अंत में जाके पूछते हैं कि किसी के पास और कोई सवाल है, लेकिन अब इसका कोई रिप्लाई नहीं आया था। फाइनली उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। डू टियानोंग कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर चलो समुद्र की तरफ चला जाए। उनकी बॉडी से रिलीज होने लगती है कुछ पावरफुल रिपल्स, जिससे एक आसमान का बड़ा सा स्पेस चरमरा गया था। सभी लोग स्पेसशिप के थ्रू उस वाइड पोर्टल में एंटर हो जाते हैं। इनके कान में जाती हैं शुश शुश की आवाजें। ये स्पेस जहाँ से अगली बार निकलता है वो जगह सारे कंटेस्टेंट्स के दिलों में एक नया उत्साह भर देती है। जब जैन भी अपनी सेंसेस को फैलाता है वो कहता है क्या डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी है। यहाँ की हेवन और अर्थ की एनर्जी डोंगजो से कई गुना पावरफुल थी। अब लोग भी अपनी आंखें खोलने लगे थे। ये पाते हैं कि इनका स्पेसशिप एक हरे भरे से टापू के ऊपर फ्लोट कर रहा है। ऑफ कोर्स इनकी ऊंचाई इतनी ज्यादा होती है कि वो नीचे का टापू बिल्कुल छोटा सा लग रहा था। कुछ समय के बाद जैन की आंखें नैरो होती हैं। हेंस स्पिरिचुअल परसेप्शन से वो पता लगा पाता है कि इस आइलैंड के बिल्कुल किनारे पे कुछ पावरफुल फ्लक्चुएशंस मौजूद हैं। डू टियानोंग के एक ऑर्डर पे सारे डिसाइपल्स उनके पीछे पीछे जाने लगे थे। जब स्पेसशिप से नीचे आने के बाद फाइनली लोगों को वो विशालकाय समुद्र दिखाई दिया था। इनके दिलों में अनईजी फीलिंग भर जाती है। यंची तभी एक दिशा की तरफ पॉइंट करके बोलती है वहाँ पे वो क्या है। जब सब उसकी डायरेक्शन को फॉलो करते हैं ये पाते हैं कि यहाँ से काफी दूरी पे एक सफेद रंग का बादल स्वर्ल कर रहा था। अब फर्स्ट में कुछ काले धब्बे भी दिखाई देते हैं, लेकिन इसकी फ्लक्चुएशंस को सेंस करके लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। डू टियानोंग अपने चेहरे पे नोइंग स्माइल को रखते हुए बताते हैं इसे सी ऑफ डस्ट कहा जाता है। टियानमिंग माउंटेन विला के बिल्कुल बीच में वो एरिया जिन्हें सफेद बादल ढक के रखते हैं। ये सुन के जैन और बाकी ने नोट किया था। सबकी आंखें बढ़ने लगती हैं एंटिसिपेशन से। अच्छी बात है कि इससे पहले उत्साह इन सब के सर पे चढ़ पाता। डू टियानोंग सबको चेतावनी देते हैं ध्यान से, इतनी जल्दी एक्साइटेड मत हो। एक हाथ से कुछ हैंडसीज को चेंज करते ही उनके पीछे के स्पेस में से कई बोट्स निकली थी जो छपाक छपाक की आवाज के साथ पानी पे तैरने लगी थी। वैली मास्टर बोलते हैं एवरीवन बोट्स पे जाओ, लेकिन एक नाव पे 5 से ज्यादा लोग नहीं। ये देख के लोग शुरुआत में तो कंफ्यूज थे, लेकिन फिर इनके चेहरों में डिससैटिस्फैक्शन दिखाई देता है। वो कहते हैं क्या हमें खुद वहां तक ट्रेवल करना होगा? ये टियानमिंग विला का रिसेप्शन कुछ ज्यादा ही ग्रैंड है क्यों? डू टियानोंग अपनी कमांडिंग आवाज में सबको समझाते हैं ये टियानमिंग विला के रूल्स हैं। अगर तुम सभी इतना भी हैंडल नहीं कर सकते हो तो इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम क्वालिफाइड नहीं हो। इन पहने पहने शब्दों ने लोगों को शर्म महसूस करवा रही थी। ये सब चुपचाप से जाने लगते अपने बोट्स के ऊपर। नीचे जाने पर मालूम पड़ता है कि ओशन सच में बहुत ज्यादा बड़ा है। इनकी बोट्स बिल्कुल रेत के कड़ों की तरह लगती हैं, बिल्कुल मामूली। जब जैन के पैर अपनी नाव पे पड़ते हैं उसका ध्यान सबसे पहले नीचे की तरफ गया था। वो खुद से बोलते हैं क्या ये मेरा इल्यूजन है? ऐसा लगता है नीचे कुछ मौजूद हो। उसकी टीम में होते हैं दुकीफे, ल्यूचिंग, यंची, मूगे और वो। ये विशालकाय समुद्र उसे बहुत प्रेशर फील करवा रहा था, चाहे उसका दोषान ऑरा हो या फिर उसकी सोल स्ट्रेंथ। इस समुद्र की गहराई उसके बियॉन्ड होती है। इसका साफ मतलब है कि नीचे कुछ अनजाने खतरे भी मौजूद होंगे। खैर इसे अपनी इमेजिनेशन मान के वो जस्ट अपनी बोट को आगे बढ़ाना शुरू ही करता है। तभी समंदर जो कि अब तक बिल्कुल शांत था, इसमें से पैनी पैनी हिसिंग आवाजें निकलने लगती हैं और राइज होती हैं कुछ अजीब सी फ्लक्चुएशंस। तभी अचानक से पफ की आवाज के साथ कोई चीज जैन की बोट में एक फिश के साइज का होल कर देती है। अचानक से इस अटैक ने बोट की स्पीड को एकदम ड्रामेटिक
तरीके से कम कर दिया था। इस होल के पास आके यंची अपने स्पिरिचुअल परसेप्शन को फैलाती है। वो कहती हो क्या रहा है, हालांकि उसका परसेप्शन बता रहा था कि कुछ गलत है, लेकिन ऐसा और बोट्स के साथ नहीं होता। जियान एक नजर डालता है डू टियानोंग की तरफ जो शांति से आसमान में फ्लोट कर रहे थे। वो रियलाइज करता है लगता है टियानमिंग माउंटेन विला पहुंचने से पहले ही इस कंपटीशन के टेस्ट शुरू हो चुके हैं। अगर ऐसी बात है तो जियान भी इन परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार था और तैयार होता है उसका पूरा ग्रुप। खैर मामला कुछ गड़बड़ है इसके बारे में तो और लोगों ने भी सेंस कर लिया था। ये चौकन्ना होकर चारों तरफ देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब भी किसी परेशानी को नहीं पाते और भी परेशान हो जाते हैं। अच्छी बात है तभी दुकीफे ने दिलासा देती है। लोग नोट करके फिर से अपनी जर्नी शुरू करते हैं, बट इस इंस्टेंट पे ल्यूचिंग जिसकी अब तक बंद आंखें थी वो अचानक से खुली थी। वो बोलती नीचे कुछ है, और नीचे क्या था ये काफी क्लियर हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स में गूंजती हैं शाबू शाबू की आवाजें। एक बहुत विशालकाय जीव पानी के अंदर तेजी से चारों तरफ गुजरता है। ये शेड इतनी ज्यादा मैसिव थी जिसे सेंस करके लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। जान सबसे अलर्ट रहने के लिए बोलता है। डोंगजो से आने वाले सारे कंटेस्टेंट्स नोट करते हैं। भले जियान को एहसास ना हो, लेकिन अब उसके शब्दों में अथॉरिटी थी और लोग उसे मारने को तैयार थे। डू टियानोंग जो कि वापस से अपने स्पेसशिप के डेक पे पहुंच चुके थे, वो खुद से कहते हैं तो तुम्हें ये मिल गया, बस मैं देखना चाहूंगा कि क्या तुम मुझे फिर से सरप्राइज कर पाओगे। जियान ने बिल्कुल गलत नहीं सोचा था। ये टियानमिंग विला का एक टेस्ट होता है। इसका लक्ष्य साफ था कि अगर कंटेस्टेंट्स इस कठिनाई को भी हल नहीं कर सकते हैं तो उनका प्रतियोगिता में भाग लेना एकदम व्यर्थ है। जियान का ग्रुप इस बोर्ड पे मौजूद होता है वो कुछ फीट लंबी होती है, लेकिन इसके बीच में जो फिश के साइज का होल बना था हम इसमें धीरे धीरे करके पानी रिसते हुए देखते हैं। बोट की स्पीड और कम होती जाती है। अगर कुछ नहीं किया गया तो नाव काफी जल्दी डूब जाएगी। दुकीफे बड़बड़ाती है, ये रहस्यमय जीव हमारी नाव को डुबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे इससे क्या फायदा होगा। तभी जान के दिमाग में लाइट बल्ब जलता है। वो बोलते समुद्र का पानी। बिना हेजिटेशन के उसकी हथेली बढ़ती उस पानी की तरफ जो नाव के छेद से बाहर आ रहा था। जिस इंस्टेंट में दोनों के बीच में संपर्क होता है, अचानक से हम जान की बॉडी को शटर यानी कि कांपते हुए देखते हैं। उसकी दुखी काफी जल्दी कम होने लगती है, लेकिन अगले मोमेंट में जो हुआ था उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। गूंजते क्रैश की साउंड। जियान अपनी नाव से सीधा जंप मार देता है। तुरंत ही उसे महसूस होता है क्रशिंग प्रेशर। ऐसा लग रहा था इसी वाटर में एक अलग ही किस्म की पावर हो। जब दुकीफे, यंची, म्यूके और बाकी के लोग एक दूसरे को पैनिक और कंफ्यूजन के साथ देख रहे होते हैं, इन सबके कान में स्प्लैश की आवाज गई थी। जियान का फिगर फिर से वापस लौट आया था। वो सोलम आवाज में कहता है समुद्र का पानी बहुत अजीब है। हालांकि वो टियानमिंग विला यहाँ से करीब लग रहा था, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। अगर ये नाव डूब जाती है तो उनकी करंट स्ट्रेंथ के साथ भी ये उस आइलैंड तक जिंदा नहीं पहुंच पाएंगे। यंची और बाकियों के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा सोलम होने लगते हैं। अपने दिमाग में कई आइडियाज को फॉर्म करते हुए जियान पूछता है फेयर, जब तुम आखिरी बार यहाँ आई थी क्या तुम्हें तब का कुछ याद है। दुकी फिर नोट करके जस्ट बोलने वाली थी, तभी ऊपर शिप में से किसी के खांसने की आवाज गूंजती है। एक सिल्वरी थंडरबोल्ट दुकीफे को ढक लेता है, जिससे उसकी बोलती बंद हो जाती है। ये देख के मुके मनी मन में कहता है डैम इट, क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। साफ तौर पे एक्शन लेने वाले और कोई नहीं बल्कि डू टियानोंग थे। खैर क्या ही कर सकते हैं। जियान हेल्पलेसली अपने सिर को हिला के बोलते जाने दो, मैं खुद पे ही निर्भर करना होगा। फिर अपने टीममेट्स को अपने प्लान्स के बारे में बताने लगा था। बाकी के तीनों नोट करते हैं। गरगर स्प्लैशिंग आवाजों के साथ ये बोट्स आगे बढ़ती रहती हैं, लेकिन जियान की नाव जिसमें छेद हो चुका था उसकी हालत और भी दयनीय होती जा रही थी। बस अजीब बात ये थी कि इस वक्त जियान और उसका ग्रुप बिल्कुल शांत होता है। ऊपर से जब डू टियानोंग इस नजारे को देखते हैं वो खुद से कहते हैं क्या इनक्रेडिबल कंपोजर है, लेकिन जैसे रहस्य और खतरे समुद्र में छिपे हुए हैं, तुम सब बिना नाव के उस पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। चीजें ऐसे ही कंटिन्यू होती हैं। एक टाइम पे म्यूके बोलता है जियान हमारी नाव की हालत और भी खराब होती जा रही है। चीजें अगर ऐसी चलती रही तो हम कभी भी डूब सकते हैं। इसी मोड में जियान कहते हैं हाँ समय आ गया, यंची चलो। दोनों रिलीज करते हैं अपनी सोल पावर को जो उनकी बॉडीज को ढक लेती है और ये सीधा समुद्र के नीचे चले गए थे। इन सबके कान में जाती है ग्लू 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 की आवाजें। जब फाइनली इनकी गहराई कई 100 मीटर्स की हो जाती है, इनकी नजरों में क्रॉस शैडो आती है। जियान कहता है तो ये रहे तुम। फटाक से उसकी यंची की पावर कंबाइन होती है और इस क्रीचर के ऊपर एक सोल बीम अटैक लॉन्च कर देते हैं। जब सतह पर तैरने वाली नाव के ऊपर बैठे डिसेपल्स समुद्र में ऐसी हलचल को नोटिस करते हैं, खासकर वो तेज रोशनी। इन सब के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। नीचे समुद्र को चर्न होते हुए देख डू टियानोंग अपने सिर को हिला के बोलते हैं बच्चे तुम्हारा प्लान खराब नहीं है। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में उनका फिगर अपनी जगह से गायब हो गया था। नजारा पानी के अंदर का दिखाया जाता है। वो सोल बीम अटैक जहाँ से निकला होता है, अचानक से मिस्टीरियस क्रीचर वहाँ से गायब हो गया था। थोड़ी दूर पे एक पतला सा बंदा अपीयर हुआ था। जियान इसकी स्ट्रेंथ को महसूस करके बोलता है मिड से 3 स्टार द इमोर्टल। उसके दोनों हाथ क्लेंच हो जाते हैं। लगता है बैटल आसान नहीं होने वाली। तभी वो पतला सा व्यक्ति
व्यक्ति फिर से बोलता है, ओह मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना ही भूल गया, मैं हूँ हिडन सोल सोसाइटी से और एसी ऑफ डस्ट हमारा इलाका है और जल्द तुम सब हमारी हिडन सोल सोसाइटी के सर्वेंट्स बनने वाले हो। इसकी आवाज एकदम घमंड से भरी होती है। जियान अपने माथे को रगड़ती हुए बोलता है, आखिर मेरा सामना इन नमूनों से क्यों होता है। यंची अपनी सोल परसेप्शन से सेंस कर लेती है चारों तरफ के पानी की वजह से जियान की फायर एट्रिब्यूट की पावर कमजोर हो गई है। वो कहती है इसे मैं संभालती हूँ, लेकिन जियान था असली मर्द। वो बोलता है नहीं मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। लगता है उस मिस्टीरियस मैन को ये बात पसंद नहीं आई थी। वो डिस्ट्रेन से भरी आवाज में बोलता है, लड़के लगता है तुझे सच में मौत का भय नहीं है। तेरी वो 2 स्टार दोशियान पीक की स्ट्रेंथ। यार इससे पहले कुछ और बोल पाता। उसका सामने का फिगर हल्का फ्लेकर होता है। इस पानी में फैलती ऐसे पावरफुल सोल रिपल्स जो कि इस समुद्र के सप्रेशन को कुछ समय के लिए कम कर देती है। जियान सीधा असॉल्ट लॉन्च कर देता है। उसे पता था कि इस तरीके के अपोनेंट्स के खिलाफ उसे हर मौके को बुलाना होगा। जियान इस बार किसी टेक्निक का यूज नहीं करता बल्कि वो सीधा निकालता है अपने रूलर को जो कि सामने की तरफ हैक हो गई थी। लेकिन जब अटैक आगे बढ़ा होता है सी वाटर ने फिर से अपना असर दिखाया था। इस रूलर ग्लो की चमक कम हो जाती है। वहीं पे जियान की स्ट्राइक को देख के वो बंदा अपनी बॉय उठा के बोलता है, ओ फायर एट्रिब्यूट। जवाब में समुद्र की मिस्टीरियस फोर्स उसके सामने वाटर कॉलम्स को बनाती है जो जियान के अटैक को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऑफ कोर्स ये तो फर्स्ट फाइट की शुरुआत थी। हमें पानी में रूलर का ब्यूटीफुल डांस देखने को मिलता है, स्पेशली उसकी फ्लेम्स की वजह से यह मंजर देखने में बहुत शानदार लगता है। इसी पल जियान के ग्रुप से थोड़ी सी दूर एक छोटी सी बोट पे 2 लड़कियां थी। इनमें से एक मुंह ढक के बोलती ब्रदर जियान, दूसरी फिगर बोलती क्या जियान। ये दोनों और कोई नहीं बल्कि यू फैमिली की यू सिस्टर्स थी, यू रनरन और यू वे। इन दोनों ने भी अपनी स्टैंड पर रिलाई करते हुए इस प्रतियोगिता में भाग लेने की क्वालिफिकेशन हासिल कर ली थी। बस बात ऐसी होती कि जियान ईविल रे से इतना उलझा रहता है कि दोनों बहनें उससे मिल नहीं पाती। रनरन सीरियसली बोलती ध्यान से हमें अलर्ट रहना होगा। वैसे हमें इन दोनों को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आखिरकार यू फैमिली टियानमिंग वेला के कुछ एंशिएंट मॉन्स्टर से गहरी कनेक्शंस को रखती है। समुद्र में फिर से जियान ने अपने अटैक को लॉन्च किया था। ये था स्काई शार्डिंग रूलर का 4th फॉर्म। लेकिन जब ये अटैक उस मिस्टीरियस मैन से टकराने वाला था ये समुद्र का पानी फिर से रिपेलिंग फोर्स को जनरेट करता है। ये अटैक ब्लॉक हो जाता है। अब तक कोशिशें जियान कई कर चुका था लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा होता। वो सेंस करता है कि समुद्र के नेचुरल सप्रेशन की वजह से उसकी फ्लेम्स इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं रही हैं। ऑफ कोर्स समुद्र के अंदर से मफल्ड बैंग बैंग की आवाजें आनी बंद नहीं होती हैं, लेकिन उसका ओपोनेंट हमेशा अपने चेहरे पे मॉकिंग स्माइल को रखता है। उसके इशारे पे पानी बिल्कुल ऐसे बर्ताव करता था जैसे इसमें सोचने की क्षमता हो। ये उसके शरीर को ढक के एक शील्ड को बना लिया करता था जिससे टकराने वाले जियान के अटैक अपनी इफेक्टिवनेस को खो दिया करते थे। एक्चुअली बात ऐसी नहीं थी कि जियान के पास इस बंदे को संभालने का तरीका ना हो, लेकिन ये फॉर कंपटीशन का पहला ही टेस्ट था। वो यहाँ पे अपने ट्रम्प कार्ड्स को कैसे दिखा सकता था, लेकिन लगता है जियान और होल्ड नहीं कर सकता है। अगर उसने इस अपोनेंट को हल्के में लिया तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस होंगे। वहीं पे भले ही वो बंदा अपने चेहरे पे स्माइल को रख रहा हो लेकिन अंदर से वो अलर्ट था। वो मनी मन में कहता है भले इंसान कमजोर हो लेकिन इसकी फ्लेम इतनी अजीब क्यों लग रही है और इसके साथ ही भी काफी इंटरेस्टिंग है। अगर मैं इन सभी को कैप्चर करके मास्टर हेशु को गिफ्ट के तौर पे प्रेजेंट करता हूँ तो वो जरूर खुश होंगे। अगर बात करिए हिडन सोल सोसाइटी की तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि समुद्र की गहराइयों में एग्जिस्ट करती है। किसी को नहीं पता होता कि किसे सर्व करते हैं और इनका एग्जैक्ट बेस कहाँ पे है, लेकिन जो चीज क्लियर है वो ये है कि ये टियानमिंग वेला के पक्के दुश्मन है। हर बार जब फॉर कंपटीशन के लिए कंटेस्टेंट्स आया करते थे ये अपनी फोर्सेस को डिस्पैच करके उन कॉम्पिटिटर्स को किडनैप करने की कोशिश किया करते थे, लेकिन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस नहीं चाहती थी कि यहाँ कोई बड़ा वॉर हो। इसलिए कोई भी डिस्पैच होने वाला एक्सपर्ट 3 स्टार दोशान की पीक के ऊपर नहीं होता। इसी कारण की वजह से टियानमिंग वेला भी इनके ऊपर कुछ खास ध्यान नहीं देता है। इनकी आंखों में हिडन सोल सोसाइटी की इंटरफेरेंस बस एक मामूली सी चुनौती है और तो इसे पहला टेस्ट भी माना जा सकता है। ऑफ कोर्स अगर कोई इस टेस्ट को भी क्लियर नहीं कर सकता है तो रियल कंपटीशन में वो कैसे पार्टिसिपेट करेगा। ऑफ कोर्स जब हमारे बीच में बातें चल रही हैं ये फाइट बिल्कुल रुकती नहीं है, लेकिन जब यंजी एहसास करती है कि इस बैटल का कोई नतीजा नहीं निकल रहा वो फाइनली एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ती है। यंजी कहती है स्ट्रॉन्ग है, अगर हम टियानमिंग वेला में एंटर करना चाहते हैं तो इसका हारना जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ समय देती हूँ। इतना कह के उसका फिगर जियान से आगे बढ़ गया था। यंजी पहले ही 3 स्टार दोशान में ब्रेक थ्रू कर चुकी थी। ऑल्दो वो जानती थी कि जियान के पास कई पावरफुल टेक्निक्स हैं बट इन्हें इस्तेमाल करने के लिए समय लगने वाला था। ये लोग अब तक फाइट करते करते ऑलमोस्ट सरफेस पे आ चुके थे। ये बैटल पानी की सतह के ऊपर चल रही होती है, इसलिए जब मूगी यंची की फ्लक्चुएशंस को सेंस करता है वो स्टंट आवाज में कहता है ये लड़की इसने 3 स्टार दोशान में कब ब्रेक थ्रू किया। वो भी हेल्प करने के लिए आगे चला जाता है। भले और लोगों ने नोटिस न कर पाया हो लेकिन जियान एक्चुअली में जब यंची उसके बगल
से निकली थी वो सेंस कर लेता है कि इस लड़की ने एक पिल को निगल लिया है और इस मेडिसिन पिल के इफेक्ट होंगे, जिसकी वजह से वो चारों तरफ के सप्रेशन से फाइट कर पा रही है। अपने दिमाग से फालतू विचारों को हटा के हम जियान को पानी की सरफेस पे बैठते हुए देखते हैं। वो कहता है जाने दो, चलो ट्राई करते हैं इस फॉर्मेशन को। उस डोंगजो के इंसिडेंट के बाद मैं जानना चाहूंगा कि मेरी फॉर्मेशन की मास्टरी कितनी आगे बढ़ी है। तुरंत ही उसकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर वो डिवाइन कोरिंसेशन झंझनाना शुरू हो जाती है। लोग नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन कई मिस्टीरियस पैटर्न्स चुपचाप से एक बड़ी सी स्पेस के ऊपर अपनी पकड़ बनाने लगे थे। दूसरी तरफ म्यूगी और येंची फाइट करने लगते उस मिस्टीरियस मैन से। जिस मोमेंट में उस पतले से बंदे की नजर जाती है येंची के ऊपर, वो जियान को बिल्कुल इग्नोर मारता है। उसकी आंखों में दरिंदगी साफ दिखाई देती है और उन नजरों को येंची कैसे सेंस नहीं कर पाती। गूंजती हल्की सी कोल्ड स्नॉट की आवाज। ये हम्प का साउंड एक स्पेशल तरीके की पावर को लाया था, लेकिन इसके सामने वो पतला सा बंदा बस अपने सिर को हिलाता है और टिस टिस करके बोलते, लिटिल ब्यूटी, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने गर्म मिजाज की होगी। लगता है अब तुम्हें पनिशमेंट की जरूरत है। उसके होठों पे सिनिस्टर स्माइल आ जाती है। फिर हम उसे समुद्र में जाते हुए देखते हैं। म्यूगी जो कि एक पावरफुल अटैक को लॉन्च करने के लिए तैयार था, वो भौं से घूर के बोलता ये क्या था, बट इससे पहले वो रिस्पॉन्ड कर पाता गूंजती एक भयानक धाड़ की आवाज। एक कई सौ मीटर तक फैला हुआ कोलोसल क्रीचर समुद्र में बड़ी सी लहर बनाती ऊपर उठा था। इसके आकार को देख के येंची और म्यूगी तुरंत ही जान के साइड में अपीयर होते हैं। दोनों ही चिल फील करते हैं। म्यूगी कहता है ये चीज तो कुछ समय पहले हमारे ऊपर हमला इसी ने किया था। जो पानी की सतह पर दिखाई दिया था उसका शेप किसी बड़े से जहाज की तरह था, लेकिन इसके डरावनी ऑरी को सेंस करके लोगों के दिल कांप जाते हैं। येंची भौं से कोड़ के बोलती है, सोल ईटिंग व्हेल, ये रहते हैं समुद्र की गहराई में और इस सोल्स को डिवावर करना पसंद करते हैं। मैं तभी कहूँ कि जिस मोमेंट में इसने मुझे देखा, इसकी आंखों में वो दरिंदापन कैसे जाग गया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हिडन सोल सोसाइटी ऐसे क्रीचर्स को भी छिपा रही होगी। म्यूगी सीरियस टोन में कहता है, ये बस एक सोल बीस्ट नहीं बल्कि एक वॉर बीस्ट है। लगता है चीजें टफ होने वाली हैं। वो इतना कई पाए होते तभी उस जायंट क्रीचर के ऊपर का स्पेस ट्रेम्बल हुआ था। वो पतला सा फिगर फिर से अपीयर होता है। ऐसे नजारे को देखने वाले लोगों की आंखें ट्विच होने लगती हैं। तो लगता है अब तक सब गलत फहमी में थे। वो थिन मैन धाड़ के बोलते हैं, निकल जाओ। तुरंत ही वो सोल ईटिंग व्हेल हल्का सा रोर करती है। फिर उसका वो जबड़ा खुला था। सबसे पहले टारगेट बनाई जाती है येंची, जिसकी तीनों में सोल फोर्स सबसे ज्यादा टेम्पटिंग होती है। क्रैशिंग आवाजों के साथ वो टेरिफाइंग वेव्स फैलने लगी थी, जो इस एरिया की ग्रेविटी को भयानक तरीके से बढ़ा देती है। येंची और म्यूगी इसका काउंटर करने के लिए जस्ट तैयारी हो रहे थे, तभी जान की आवाज गूंजी थी जो कहते अब ये मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके पैरों से नीचे फैलने लगती हैं फायरी रिपल्स। अचानक से जान के साथ साथ दोनों दुश्मन गायब हो जाते हैं। जब वो फ्लेम एक और हटा था, म्यूगी शॉक टोन में बोलते ये क्या हुआ। अभी स्टैंड तो येंची भी थी, लेकिन वो खुद को रिकवर करती हुई बोलती है, उसने दोनों को एक अलग ही डिमेंशन में खींच लिया है। लगता है जितना हमने उसके बारे में सोचा था, जान के सीक्रेट्स उससे भी ज्यादा गहरे हैं। हम कुछ सेकंड पहले के फ्लैशबैक में जाते हैं, जिस पॉइंट पे बूम के साउंड के साथ वो आग का समुद्र फैला था। एक नया स्पेशल रियल्म खुलता है, जिसने उस थिन मैन और सोल ईटिंग व्हेल को अपने अंदर खींच लिया होता है। जब वो बंदा अपने आप को नए स्पेस में पाता है जहाँ फ्लेम के अलावा और कुछ मौजूद नहीं था, वो शौक से भरी आवाज में कहता है, ये फॉर्मेशन की पावर है। लगता है स्पेस फॉर्मेशन है। खासकर जब वो एहसास करता है कि वो और सोल ईटिंग व्हेल, जो कि तीनों ही तीसरा दोशान से ऊपर लेवल के पावर हाउस हैं, ये भी इस फॉर्मेशन में इतनी आसानी से फंस गए हैं। साफ तौर पे अब तक जिस बच्चे को कमजोर समझ रहा था, वो इतना ऑर्डिनरी भी नहीं है। इस फॉर्मेशन के सेंटर में खड़ा जियान कहता है, अपनी सांसें बर्बाद मत करो, ये मेरी प्रगति फॉर्मेशन है। जब तक मैं अलाउ नहीं करता कोई नहीं आ सकता। इस मोमेंट में जियान टोटल 33,000 कोड इंसेप्शंस को बना सकता था। हमें समझना चाहिए कि 30,000 इंसेप्शंस एक अर्ली स्टेज 3 स्टार दोशान को सप्रेस करने के लिए काफी होती है। ऑल्दो जियान खुद को और भी पुश कर सकता है, लेकिन अभी की सिचुएशन के लिए इतना काफी है। इन शब्दों को सुन के वो बंदा घमंड से भरी आवाज में कहता है, यहाँ से भागना, लड़की की चिंता तो तुझे होनी चाहिए, तेरे पास बस पीक 2 स्टार दोशान की स्ट्रेंथ है। क्या सच में हम दोनों को संभाल पाएगी? क्या जियान इसका रिप्लाई नहीं देता। इस फॉर्मेशन में गूंजती एक टेरिफाइंग आवाज जो बस कहती है, सोल। स्पेस में बनने लगी थी डेंजरस फ्लक्चुएशंस। इस ओवरवेलमिंग सोल पावर को सेंस करके वो पतला सा व्यक्ति बोलता है, सोल ईटिंग व्हेल, सोल स्ट्राइक। इसके जवाब में सोल ईटिंग व्हेल अपने मुंह को ऊपर करके तेजी से दहाड़ती है। हालांकि इसकी इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा नहीं होती है, खासकर यहाँ पे पानी का सपोर्ट नहीं था, इसलिए वो भी अपनी पीक कंडीशन में नहीं होता है। उस सोल ईटिंग व्हेल से कई पैनी पैनी रोशनियां निकलने लगती हैं, जो होती हैं सोल अटैक्स। जवाब में जियान इस्तेमाल करता है फायर एक्सप्लोजन टेक्निक को, जो से मिली होती है डू टियानोंग से। इस फॉर्मेशन में कई बूम बूम की आवाजें गूंजती हैं। जगह जगह पे दिखाई देती हैं जियान की आफ्टर इमेजेस। इन सोल अटैक्स की झड़ियों को डॉज करने के बाद जियान फाइनली उस थिन मैन से थोड़ी दूरी पर अपेयर होता है। वो बोलते हैं, मुझे थोड़ी सी जल्दी है, इसलिए इस खेल को मैं और नहीं खेलूंगा। हम जियान के फिगर को ऊपर उठते हुए देखते हैं। उसके
उसके हाथों के इशारों पे ये फॉर्मेशन एक ज्वालामुखी बनने लगी थी। चारों तरफ से क्रैशिंग आवाज के साथ फ्लेम्स इरप्ट हो रही थी। उन हॉट फ्लक्चुएशंस को सेंस करके एक्सप्रेशंस उस बंदे के भी अगले हो जाते हैं और हेजिटेट नहीं करता। गूंजती उसकी दाढ़ की आवाज का नाम था वाटर स्प्रिट स्नेक वाटरफॉल। अचानक से उसकी बॉडी में से रिलीज होने वाली वाटर एनर्जी एक बड़े से सरपेंट का फॉर्म लेने लगी थी, जो अपनी ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ जियान की तरफ स्लैम हो जाती है। इसका जवाब देता है फायर ड्रैगन। एक सेकंड के एक चौथाई हिस्से में जियान के सर के ऊपर दो आंखें कंडेंस हुई थी। जब तक वो वाटर सरपेंट आगे बढ़ पाता है, हम मेटरलाइज होते हुए देखते हैं एक भयानक से ड्रैगन को जो सीधा सरपेंट से टकरा गया था। गूंजने लगती हैं बूमिंग आवाजें, शॉक वेव चारों तरफ फैलती हैं। इन अटैक्स को एक दूसरे को कैंसिल करते हुए देख जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। अपनी एक उंगली को ऊपर करके वो कहता है चलो इसे खत्म करते हैं। वन फिंगर टू फिंगर ऑफ द स्काई ब्रेक द हेवंस। पीछे का स्पेस फटता है, निकलती है उसमें से एक मैजेस्टिक गोल्डन फिंगर जो कि कई 100 मीटर चौड़ी होगी। इस सीन को देख के उस बंदे के एक्सप्रेशन ट्विस्ट हो गए थे। अब सिचुएशन को पीछे हट के मैनेज नहीं किया जा सकता। वो जैसे अपनी हैंडसीज को चेंज करता है, वो सोल हीटिंग बेल ग्लो करना शुरू कर देती है। इस फॉर्मेशन में ग्लब ग्लब की आवाज सुनाई देने लगती है। जियान वॉइस से उड़ के बोलता है कैसी आवाज है। एक्चुअली में उसका अटैक इतना बड़ा था कि इसने जियान का विजन रोक दिया होता है। लेकिन जब वो सोच रहा था कि अटैक इन दोनों की हालत बुरी करने वाला है, इस फॉर्मेशन में एंट्री मारती किसी और की पावर और हमें इसका रिएक्शन तुरंत दिखाई दिया था। इन फ्लक्चुएशंस को सेंस करके वो बंदा कहता है ये एनर्जी नहीं, ये वॉलॉर्ड कैसे, मैं भागना होगा, सोल ईटिंग वेल हम जा रहे हैं। वो तुरंत ही अपनी उंगली को हल्का सा काट के एक खास तरह की टेक्निक का यूज करता है, जिससे हम इस फॉर्मेशन की स्पेस को शैटर होते हुए देखते हैं और ये दोनों यहाँ से गायब हो गए थे। पीछे बस भौचक का जियान रह जाता है। फिर वो धीरे से अपने हाथों को नीचे करके फॉर्मेशन की फ्लेम्स को वापस बुला लेता है। वो कंफ्यूजन सी भरी आवाज में कहता है आखिर हिडन सोल सोसाइटी है क्या, और कुछ समय पहले की फ्लक्चुएशन ये समुद्र की गहराइयों में से आई थी। नहीं, खैर ये बैटल खत्म हो चुकी थी और अब टाइम आ चुका था टाइमिंग विला में एंटर करने का। खैर टाइम तो हमारा भी टाटा बाय बाय बोलने का आ चुका है। आज पता नहीं क्यों तुम्हारे भाई की पीठ में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ आराम करने। आप सबका एक्सप्रेशन कैसी लगी कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। और इस वाले आर्क से आपकी कैसी उम्मीद है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होगी टाइमिंग माउंटेन से, जहाँ जियान एक छोटी सी बच्ची से मिलेगा और इंट्रोड्यूस होंगी कई अजीब सी चीजें। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम अभी ओपन है। अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं किया जा रहा है और उसे आज शाम को ही देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो और एंजॉय कर सकते हो अर्ली एक्सेस वीडियोस को। और अगर आपका उससे भी पेट ना भरे, रहना चाहो हमेशा 2 से 3 एपिसोड आगे, तो अपग्रेड कर सकते हो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर से ऊपर। ऑफ कोर्स इससे तुम्हारे भाई की काफी हेल्प होगी। जो उनका ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में, उसे चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। चलो हम कल मिलते हैं।